विकास के नाम पे हमारी जमीनें लूटी जा रही है। जिस जमीन का रखवाला, जो जल जंगल जमीन हमारी है, उसको लगातार लूटा जा रहा है। आप बताइए ना, भूमि अधिग्रहण बिल कहाँ तक में काम किया है? आदिवासी शरण स्थल क्या होता है? मसना स्थल क्या होता है? आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा का अस्मिता क्या होता है? इनको जानकारी नहीं है। तो वो तो बोलते हैं कि ईसाई या फिर कुर्मी से खतरा नहीं है, खतरा तो निशा भगत जी से है। आप किस बात का विकास की बात कर रहे हैं? कहाँ का विकास का बात कर रहे हैं? आज एआई आ गया, आपके पास मोबाइल है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन आदिवासियों के पास क्या है? एक रास्ता नहीं है अपने गांव में जाने के लिए, एक पुलिया नहीं है। इस समाज के जितने भी ईसाइयों के दलाल प्रवृत्ति के राजनीतिज्ञकार है, उनका अस्तित्व खत्म करने का काम निशा भगत करेगी। और ये चैलेंज है निशा भगत का। सरकार बदलना होगा, ये सरकार को उखाड़ के फेंकना होगा, क्योंकि ये सरकार नहीं सुन रही है। लगातार हमारी बच्चों का रेप हो रहा है और फेंका जा रहा है, हमारी जमीनें लूटी जा रही है, हमारे लोगों को फेक इनकाउंटर में मारा जा रहा है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए झारखंड के सबसे चर्चित चेहरे में से एक निशा भगत जी मौजूद है। निशा भगत जी, सबसे पहले ये बताइए कि आज केंद्रीय सरना समिति यहाँ पे इकट्ठा क्यों हुआ है? चूंकि केंद्रीय सरना समिति का पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम था कि सैकड़ों की संख्या में लालगुटवा स्थित जो विकास भगत भाई हैं, तो उनका आज ज्वाइनिंग था कई युवा साथियों के साथ, चूंकि वो भी समाज के परिप्रेक्ष्य में लगातार अपने कार्यों को निर्वहन करते आए हैं। और इसमें हर्ष की बात है कि उन्होंने कहा कि पंखराज बाबा कार्तिक उरांव जी के आदर्शों पे चलने के लिए हम तैयार हैं। जब जब इस भारत के इतिहास में बाबा पंखराज जी को याद किया जाता है, तो आदिवासियों की अस्मिता को बचाए रखने के लिए धर्मांतरण के मुद्दे को उन्होंने प्रखरता से रखा है। और राजनीतिक उपेक्षा जब जब आदिवासियों की हुई, तब तब बाबा को याद किया गया है कि स्वर्णिम अक्षरों में उनका जो नाम लिखा गया है, गढ़ा गया है, बाबा पंखराज कार्तिक उरांव जी का नाम है। कहीं ना कहीं कल जो बुंडू में एक दुखद घटना घटी थी, 4 लोगों की मृत्यु हो गई है, कहीं ना कहीं ये भी शहीदी हुए कहा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा ये सवाल रहेगा कि आखिर अचानक से ये हुआ कैसे और जिम्मेदारी कौन लेगी इसकी? आदिवासी समाज जिम्मेदारी लेगा, सरकार जिम्मेदारी लेगा, या वे खुद लोग जिम्मेदारी लेंगे? देखिए, इसमें हम जो है आपके माध्यम से उन दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए बुढ़ा महादेव से प्रार्थना करते हैं। माँ चालायो से मैं प्रार्थना करती हूँ उनके परिवार को सहन शक्ति दे। लेकिन जो घटना घटी है, ये सरकार की विफलता है। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये ईसाई और कसाई की सरकार है। ये आदिवासी बेटा मुख्यमंत्री होते हुए आदिवासियों का शोषण लगातार हो रहा है। ये जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए, क्योंकि सरकार जो हमारी मांग को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो सरकार ही इसकी पूरी टेकरा नहीं ली, तो सरकार को जो है ना, लगातार मैंने चेतावनी दी है कि उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। ये घाटशिला में इनको देखने को मिल जाएगा। वर्तमान की सरकार जो है किसी कीमत पे नहीं जीत सकती है, क्योंकि लगातार ये छल्ले का ठगने का काम ये राज्य सरकार ने किया है। हमें राज्य सरकार को दोष दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठ रहा है कि इतने बड़ी संख्या में जो लोग आते हैं, तो कुछ तो व्यवस्था करनी चाहिए, क्यों ना? क्योंकि एक लोग की जान भी बहुत कीमती रहती है, और जिस प्रकार से स्पीड ड्राइविंग की भी बात कही जा रही है, तो ये सारी चीजों को लेकर आप क्या कुछ कहिएगा? देखिए, चूंकि चाईबासा में भी आपने देखा था कि जो है नो एंट्री को बंद कर देने के लिए काफी लाठीचार्ज जो प्रशासन जो किया था, आप ये पूरे झारखंड राज्य में देखिएगा कि आदिवासी समुदाय जो है आज भी कहीं ना कहीं हद तक ट्रैफिक भी नहीं जानते, ट्रैफिक नियम्स को फॉलो नहीं कर पाएंगे। आप किस बात का विकास की बात कर रहे हैं? कहाँ का विकास का बात कर रहे हैं? आज एआई आ गया, आपके पास मोबाइल है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन आदिवासियों के पास क्या है? एक रास्ता नहीं है अपने गांव में जाने के लिए, एक पुलिया नहीं है, एक स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं, चिकित्सा व्यवस्था नहीं है। आप शिक्षा नहीं दीजिएगा और आप टेक्नोलॉजी का बात करिएगा। विकास के नाम पे हमारी जमीनें लूटी जा रही है। जिस जमीन का रखवाला, जो जल जंगल जमीन हमारी है, उसको लगातार लूटा जा रहा है। आप बताइए ना, भूमि अधिग्रहण बिल कहाँ तक में काम किया है? CNTSPD एक्ट कहाँ तक काम किया है? पेशा अधिनियम कानून कहाँ तक लागू हुआ है? आज अगर पेशा अधिनियम कानून लागू हो जाता, तो शायद हमारे आदिवासी समुदाय का अस्मिता को बचाए रखने का काम जो है ग्राम सभा के माध्यम से, स्वशासन के माध्यम से किया जाता। ये दुर्भाग्य का विषय है। ये जो सरकार ईसाई और कसाई की है, और बीजेपी सरकार को भी मैं कोसना चाहूंगी कि जिस समय बीजेपी सरकार आई, उस समय 2017 में सिर्फ धर्मांतरण बिल लागू की। धर्मांतरण बिल को अगर प्रखरता से लागू करते तो किसी की औकात नहीं होती कि धर्मांतरण करने का। आप देख लीजिए, आप ही का चैनल के माध्यम से आज डिप्टी में दिखाया जा रहा है कि शर्मा स्थल को किस तरीके से धर्मांतरित ईसाइयों के द्वारा कब्जा किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे ईसाई समुदाय के लोग जो हमारे समुदाय से भिन्न हो गए,
आपको मानना पड़ेगा कि हमारे समुदाय से जो लोग भिन्न हो गए, वो भी आज भी हमारे ईसाई समुदाय में जो लोग हैं, वो लोग सोच रहे हैं कि हमारा जो धर्म परिवर्तन करने से हमारा यथास्थिति जो आरक्षण मिलेगा, तो हम इसका केंद्र सरकार और राज्य सरकार से डिलिस्टिंग का मांग करते हैं। और जितनी भी जगह में सरना स्थल में सरना पहान पूजा जहाँ पे किया जाता है, वहां पर मसना का भी जो जगह है, वहां पर अगर इन लोगों का, चाहे अन्य धर्म के लोगों का अगर कब्जा है, तो उस जगह पे हम लोग प्रखरता से अपना लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। जिस तरीके से महादनी मैदान की बात करिए, बेड़ों में देख लीजिएगा, महादनी मैदान जहाँ सरना स्थल है, वहां पे हम जेसीबी चलवा रहे थे, वहां पे सीओ साहब ने धर्मांतरित ईसाई है, वहां के सीओ को, उनके वहां के थाना प्रभारी को, जो कि समझते भी नहीं है कि आदिवासी सरना स्थल क्या होता है, मसना स्थल क्या होता है, आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा का अस्मिता क्या होता है, इनको जानकारी नहीं है। और वो लोग अगर हमारे लोगों के ऊपर अनर्गल केसेस करके उनको जेल भेजने का काम करेंगे और हमें थका देंगे या फिर मिटा देने की कोशिश करेंगे, तो बेड़ों में भी हम लोग 9 तारीख को पहुंच रहे हैं और अपने जमीन बचाने का काम जो है, अपना सरना स्थल, पूजा स्थल, मसना स्थल को बचाने का भी काम हम लोग लगातार करने का काम निशा करेंगे। दिनेश, आप इतना बढ़ चढ़ के बात करती है धर्मांतरण को लेकर, आप बहुत बयान देती है, लेकिन फिर भी तमाम चंगाई में भी मामला आया धर्मांतरण का। और वही दूसरी ओर जो बाकी आदिवासी समाज है, जो वो तो प्रेमशाही मुंडा हो गया, फिर जो भी बड़े बड़े तमाम आदिवासी पद में जो बैठे हुए, वो तो बोलते हैं कि ईसाई या फिर कुर्मी से खतरा नहीं है, खतरा तो निशा भगत जी से है। देखिए, इन लोगों को बुरा इसलिए लगता है क्योंकि आज तक बाबा पंखराज जी के 20 साल की काली रात इन्होंने नहीं पढ़ी है। थोड़ा सा पढ़े लिखे होते और थोड़ी समझदारी का काम करते और समाज के परिप्रेक्ष्य में वो पाक साफ तरीके से काम करते, तो हमारे समाज का दर्द उनको दिखता, ना कि पब्लिसिटी स्टंट के लिए निशा भगत के पीछे। और आज भी मैं कहूंगी कि समाज के जितने भी ईसाइयों के दलाल प्रवृत्ति के राजनीतिज्ञकार है, उनका अस्तित्व खत्म करने का काम निशा भगत करेगी। और ये चैलेंज है निशा भगत का कि जितना उड़ना है उड़ लो, जितना फड़फड़ाना है फड़फड़ा लो, जितनी राजनीति करनी थी, लोगों को भड़काना था, बहकाना था, आपने बहका लिया। लेकिन आज से, जब से हमने ये क्रांति शुरू की है, तब से लेके आज तक, और आज से एक नई क्रांति शुरू होगी कि ये धर्मांतरण का जो है गंदा और खेल जो चल रहा है, ये स्टॉप किया जाएगा। और मैं डिलिस्टिंग की मांग केंद्र सरकार तक करूंगी। निशा जी, कल जो बहुत दुखद घटना घटी है, उसको लेकर आप लोगों ने कुछ मुआवजा देने का कुछ केंद्र सरना समिति की तरफ से कुछ ऐसा प्लानिंग है? बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि हम लोग काफी रात में कल रिम्स पहुंचे, वहां पे जायजा लिया हमने। उसके बाद में आज हमारा केंद्रीय सरना समिति इस पर एक्शन लेगा, चूंकि ये लोग शहीद है हमारे। क्योंकि जो हमारी मांग को लेकर के हमारे समाज के अगुवागण जो पहुंच रहे थे, बहुत दुख हुआ मुझे कि वो बहुत सुंदर से तरीके से अपना पारंपरिक वेशभूषा में बढ़िया से तैयार होकर के जा रहे थे कि हम लोग आज अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, अपनी ताकत को दिखाएंगे। ये सरकार को शर्म आनी चाहिए, ये सरकार को ये घटियापंती करना बंद करना चाहिए, आदिवासियों के साथ शोषण करना बंद करना चाहिए। ये जो लोग जो खेल रहे हैं, आज जो मजरा चल रहा है, ये सरकार अगर नहीं होती तो शायद नहीं होता। ये सरकार बदलना होगा, ये सरकार को खाड़ के फेंकना होगा, क्योंकि ये सरकार नहीं सुन रही है। लगातार हमारी बच्चों का रेप हो रहा है और फेंका जा रहा है, हमारी जमीनें लूटी जा रही है, हमारे लोगों को फेक इनकाउंटर में मारा जा रहा है, हमारे लोगों का जंगल और जमीन लूटने के साथ साथ हमारा सरना स्थल, धर्म तक लूटा जा रहा है। धर्मांतरित होने के बाद भी आरक्षण दिया जा रहा है, हमें इससे भी अलग थलग किया जा रहा है। क्योंकि ईसाई समुदाय के लोग जो है शिक्षा में अग्रिम है, हम काफी पीछे हैं, हमें काफी पीछे ढकेला जा रहा है और हर संवैधानिक पद पे ये लोग बैठते जा रहे हैं और हमारे लोग काफी पीछे होते जा रहे हैं। दूसरी ओर जो है, जयराम महतो जी ने भी ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि सरकार मुआवजा दे 10-10 लाख रुपए का। क्या लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि बड़े बड़े नेता जो है वो नीचे वाले लोगों को लड़वा रहे हैं और ऊपर सब कुछ चंगा सा, ऐसा कुछ तो नहीं है ना? देखिए, ये लोग जो है ना रसमलाई खाने का काम कर रहा है बंद कमरे में, और बाहर जो लोग हम लोग इस तरीके से अपने हक और अधिकार की बात कर रहे हैं, सारे के सारे लोग सिर्फ तमाशा देखने का काम कर रहे हैं कि कहाँ से कितना फंड आएगा, कहाँ से कितना लपेट सकते हैं। क्योंकि जब
पेशा अधिनियम कानून लागू हो जाएगा ना, तो किसी विधायक और किसी मंत्री और किसी राज्य की सरकार में औकात नहीं होगी कि हमारा एक भी खनिज संपदा या फिर हमारे धर्म और संस्कृति में प्रहार कर पाए। इसी बात का डर है, इसीलिए सब लोग मौन है, अपनी गलती सब स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए मौन है। किसी की औकात नहीं हो रही है बोलने के लिए, क्योंकि आज भी 28 सीट जो धर्मांतरित थी, जो 28 सीट आदिवासियों का, उसमें से 10 सीट धर्मांतरित ईसाइयों ने कब्जा किया है। धर्मांतरित ईसाई का जब बात आएगा तो 10 सीट अगर गिरेगा तो सरकार ऐसे ही गिर जाएगी। तो ये दुर्भाग्य का हम लोग तो जब तक दिल्ली नहीं पहुंचेंगे तब तक हम लोग वहां धावा बोलने का काम करेंगे। आदिवासी समुदाय दिल्ली तक जाएगी और राष्ट्रपति को अपना बात रखेगी। ये जो अनुच्छेद 244 के तहत ये झारखंड राज्य आदिवासियों का राज्य, 5th शेड्यूल का राज्य, आदिवासी सभी राष्ट्रपति को गुहार लगाएंगे, क्योंकि यहाँ के जो राज्यपाल महोदय है गूंगा है, बहिरा है, उनसे नहीं हो पाएगा, उनसे कुछ नहीं हो पाएगा। ये कब प्लान है आप लोगों का दिल्ली जाने? बहुत जल्द है। इन लोगों का नींद हराम करने के बाद कुर्मी समाज में तो आने वाला समय में मैंने कहा था कि अभी तो ये क्रांति है, ये तो उबाल है, आने वाला समय में सुनामी आएगी। ये लोग सुनामी का एगो लहर से अपना पब्लिसिटी के लिए निशा भगत को बेइज्जत कर दिया। लेकिन मेरा समाज जो आज मुझे मान दे रहा है, सम्मान दे रहा है, मेरा समाज जो जान रहा है कि ये समाज की बेटी के रूप में प्रखरता से उभर के आ रही है, इन लोगों का पेट में दर्द हो गया है और आने वाला समय में जनसैलाब, सुनामी आएगी, सुनामी आएगी। बिल्कुल देखिए, खास बातचीत के लिए निशा भगत जी हमारे साथ मौजूद थी। और अभी फिलहाल हम लोग मौजूद है या करम टोली चौक के पास, और ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम ऋतिका शर्मा है और आप लोकतंत्र 19 देख रहे हैं। जोहार।